इसके बारे में मैक्सिमम बच्चों को का बजट कैसे बनता है। घर का बजट क्या बनता है, जैसे मान लिया मेरी कमाई है महीने की 20,000 रुपए, मेरे घर पे बिजली का बिल आता है 2,000 रुपए, मेरे घर पे रसोई का सामान आता है 1,000 रुपए का, और मेरे घर पे मान लिया भाई और गाड़ी मोटरसाइकिल के सबके मान लिया तेल पढ़ाई वाला सेक्टर उसके ऊपर मान लिया हमने 6,000 करोड़ रुपए खर्चा करना है, ठीक है। तो इस सारे हिसाब किताब को ही बजट बोलते हैं। चीज समझ में आई बजट किसको बोलते हैं। बजट क्या है, अगर घरेलू हिसाब से देखें तो पूरे महीने में मेरी जितनी इनकम है और जितना मेरा खर्चा है और जितनी मेरी सेविंग होती है उस सारे के हिसाब किताब को बजट बोलते हैं। और सरकार के हिसाब से देखें तो पूरे साल के अंदर एक पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान यानी एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान सरकार जो भी खर्चा करेगी, जो भी सरकार की कमी होगी, उस सारे की जो सारणी होती है यानी टेबल होती है उसी को बजट बोलते हैं, ठीक है। चीज समझ में आई बजट किसको बोलेंगे। चीज समझ में आई बजट किसको बोलेंगे। अभी अगर हम 2025 की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर, किसी वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा के हिसाब किताब को ही क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। भाई चीजें समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल बेसिक चीज बताइए। मैं पूरे साल के दौरान एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने कितना खर्चा कराया है, कितनी कमाई करी है, इसी चीज के हिसाब किताब को बजट बोलते हैं, ठीक है जी, बेसिक चीज है। अब एक आपको चीज बता देता हूं, सरकार की भाषा में कुछ चीजों की शब्दावली अलग है, वो चलो मैं आपको बताऊंगा। इनकम बोल लो, आपको इनकम हो गया, रेवेन्यू हो गया, इसके अंदर भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, रेवेन्यू आएगा इनकम नहीं आएगा, इसका डिफरेंस आपको मैं बताता हूं। देखो ये रेवेन्यू है और ये है इनकम, दोनों के अंदर डिफरेंस है। सरकार की जो कमाई होती है इसको हिंदी में राजस्व बोला जाता है, राजस्व, ठीक है, और इंग्लिश में बोले इसको रेवेन्यू। और जो एक आम आदमी की कमाई होती है इसको इंग्लिश में इनकम बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं आय। चीज समझ में आई या नहीं आई, इनकम टैक्स आयकर, ठीक है। सरकार इसी रेवेन्यू को रिसिप्ट भी बोलती है, रिसिप्ट भी बोलती है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो सरकार की भाषा में तुम्हारी जो मतलब इनकम है इसके मतलब अलग अलग भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसको समझ लेना, आगे जब टर्म आएगा, अभी मैं आपको पूरा चैप्टर करवाऊंगा ना, तो इन शब्दावली का प्रयोग होगा, तब आप ये कंफ्यूजन में रहना कीवर्ड आएगा, ठीक है। तो मैं आपको लिख भी देता हूं, सरकार की भाषा में जो हम अभी चैप्टर में पढ़ेंगे, सरकार की भाषा के अंदर एक सेकंड रुकना भाई, कुछ आ गया, एक मिनट रुकिए, फोन आ गया, एक मिनट रुकिए भाई, भाई का पास भेज दो, जस्ट 1 मिनट भाई। एक मिनट क्यों रही, जब हम इस चैप्टर के अंदर वर्डों का यूज करेंगे तो हम लोग रेवेन्यू या रिसिप्ट का यूज करेंगे, तो इसका मतलब आप समझ जाना किसका मतलब है सरकार की कमाई। तो यहां पर भी हम लोग क्या बोलें, किसी एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सरकार के द्वारा जो भी रेवेन्यू यानी सरकार के द्वारा जो कमाई की गई है और जो भी खर्चा किया गया है इसके हिसाब किताब को हम लोग क्या है, बजट बोलते हैं। चीजें समझ में आई। अब एक प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि संविधान के अंदर बजट शब्द का प्रयोग कहां पर किया गया है। तो संविधान के अंदर जो अपना कानून की किताब है उसके अंदर बजट वर्ड का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। बजट को लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, बल्कि किसका प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका प्रयोग किया गया है। और ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है ना, एग्जाम के अंदर आता है वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर, बहुत बार आता है। मैंने आपको पॉलिटिकल वाइज उसके अंदर भी करवाया था, तो आर्टिकल नंबर 112 लिख लो, पक्का रख लेना, 112 याद कैसे रखोगे। मैं क्या बोलते 112 बहारा, 112 हो जाएगा बेटा, बहारा विवरण, विवरण होता है हिसाब किताब दे भाई, पूरे साल के अंदर तूने क्या खर्चा किया, बहारा हिसाब किताब दे, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किसके अंदर मिलता है, अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर। तो ये चीज समझ में आई, संविधान के अंदर बजट वर्ड का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया, बल्कि किसका प्रयोग किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया। चीज समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गया, ठीक है जी। अब इस बजट को तैयार कौन करता है जी, बजट के बारे में पता तो लग गया। ये बजट तो हम लोग खुद बोलते हैं ताकि हमको चीजें इतना बड़ा वर्ड ना बोलना पड़े, वार्षिक वित्तीय विवरण तो हम लोगों ने वर्ड बना रखा है बजट, ठीक है, ताकि हमें इतना बड़ा वर्ड ना बोलना पड़े, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर क्या बजट को तैयार कैसे किया जाता है भाई, साइलेंट कैसे फिर भी बोल रहे हैं। बजट को तैयार कौन करता है, मेन चीज ये है। तो बजट को कौन तैयार करता है, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, ठीक है। यानी इसका मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आर्थिक मामलों का विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग। इनके द्वारा क्या बजट को तैयार किया जाता है, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का तो समझ गए, यानी कि जो भी हमारा पैसे वाली जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर ये चीजें आती हैं। चीजें समझ में आई। एक बार के लिए मैं बताऊं, इस पेज के ऊपर जो मैंने लिखा है हर एक साथी के लिए सारी चीजें बताना, बताइए बताइए एक बार के लिए, इतनी चीजें सभी साथियों को समझ में आई जो अभी तक मैंने आपको बताई है। बताओ भाई, क्लियर है गुरुजी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। हाँ पार्थ, हाँ पार्थ, ओके, आगे चलते हैं भाई। हेलो, ठीक है, चेक कर लिया के, ठीक है भाई, ओके ओके। इकोनॉमिक्स कब खत्म होगी, 31 अगस्त से पहले करवा दूंगा, ठीक है यार, ये तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार। अब हम लोग बात करते हैं बजट पेश किसके द्वारा किया जाता है। आ जाओ, बजट तुम्हारा पेश किसके द्वारा किया जाता है, बताओ भाई, क्लियर है गुरुजी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। हाँ पार्थ, हाँ पार्थ, ओके, आगे चलते हैं भाई। हेलो, ठीक है, चेक कर लिया के, ठीक है भाई, ओके ओके। इकोनॉमिक्स कब खत्म होगी, 31 अगस्त से पहले करवा दूंगा, ठीक है यार, ये तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार। अब हम लोग बात करते हैं बजट पेश किसके द्वारा किया,
बजट पेश किया जाता है, ठीक है जी, बेसिक बेसिक चीजें बताने लग रहे हैं अभी, तो ये भी एग्जाम के अंदर आती है। अब आता है एग्जाम के अंदर भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, सेकंड बजट किसके द्वारा पेश किया गया, ये भी एग्जाम के अंदर आता है भाई। तो जो हमारा पहला बजट था वो पेश किया गया था आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा भाई, किसके द्वारा, आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा पहला भारतीय बजट पेश किया गया, षणमुखम शेट्टी के द्वारा, ठीक है। और सेकंड हमारा किसके द्वारा आता है, जॉन मथाई के द्वारा, ठीक है, सेकंड नंबर पे जॉन मथाई। ये कैसे सेकंड नंबर पे भाई, अगर आपसे पूछ ले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया, तो उसमें आएगा आर के षणमुखम शेट्टी। अगर आपसे पूछ ले पहले मतलब पहली बार बजट नॉर्मली किसने पेश किया, इसका अंग्रेजी भी शुमार है, तो उसका है जॉन मथाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई एक बार के लिए बताओ। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल बेसिक बात बताइए यार। चलो आगे। हाँ अरे तो यही तो चीज है, जॉन मथाई तो अंग्रेजों का है, अंग्रेजों के टाइम पर बजट किसने पेश किया, तो सेकंड मत लिखो, इसको लिख लो फर्स्ट पेश बाय अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा पेश किया गया वो था जॉन मथाई, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट यानी कि जो कि भारतीय नागरिक के द्वारा पेश किया गया वो था आर के षणमुखम शेट्टी। दोनों के अंदर डिफरेंस पता लग गया, चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, तो दोनों तरीके से पूछा करते हुए क्लियर है, ठीक है। नाम से दिखाई दे रहा है जॉन मथाई, मथाई ने खूब माथा मार के पूरा बजट हिसाब किताब तैयार किया, ठीक है। फर्स्ट इसने आर के षणमुखम शेट्टी भारत के हिसाब से है, ठीक है भाई। अब पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बार बजट अभी तक किसने पेश किया है, सबसे ज्यादा बार, मतलब कि भाई इससे ज्यादा तो अभी तक किसी ने बजट पेश किया ही नहीं, तो है हमारे मोरारजी देसाई, ठीक है। लगाया देसाई का बंडल फिर बजट पेश किया, ये ट्रिक है सिर्फ याद करने की। क्या ट्रिक है, देसाई का बंडल लगाया और अपने मतलब एक बजट पेश किया, सिर्फ ट्रिक है, इसको कोई दिल में मत लेना, ठीक है। तो कौन हमारे फर्स्ट नंबर पे, मोरारजी देसाई भाई, मोरारजी देसाई, ठीक है। इन्होंने टोटल कितनी बार भाई 10 बार बजट पेश किया भाई, मोरारजी देसाई ने टोटल कितनी बार 10 बार बजट पेश करने का काम किया है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन है हमारे पास, पी चिदम्बरम, कौन है भाई, पी चिदम्बरम है भाई, ये भी इसी सीरीज के अंदर जुड़ चुकी है और इन्होंने भी 8 बार बजट पेश कर चुकी हैं। ये भी अभी जैसे 2025 चलने लग रहा है, अभी तो सरकार आई है इनकी 24 के अंदर, अगले इलेक्शन 2029 में, तो 25 का बजट भी सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया, अगला 9वीं बार में 26 का भी ये पेश करेंगे, 10वीं बार में 27 का भी ये पेश करेंगे, और 11वीं बार में यानी 28 का भी ये पेश करेंगे, और 12वीं बार में यानी कि 29 का भी ये पेश करेंगे। टोटल समझ लो 12 बार बजट के हिसाब से ये सबसे ऊपर आ जाएंगी 2029 के इलेक्शन तक। चीजें समझ में आ गई। तीसरी चीज जो आपने को और अलग करनी है वो ये है कि लगातार सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन बने लगातार। अब इन्होंने जो पेश किया लगातार नहीं किया, अब मान लिया मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार पेश किया था एक बार, ठीक है भाई, मान लिया कि वास्तव में लगातार इन्होंने 6 बार का मतलब होगा लगातार 6 साल तक इनकी सरकार रही या फिर लगातार 6 बार वित्त मंत्री रहे। उसका मान लिया इनकी सरकार चली गई, फिर मान लिया 5 साल बाद फिर इनकी दोबारा सरकार आ गई, फिर इन्होंने 4 बार पेश कर दिया, 1 साल पहले क्या पता मर गए हो, मतलब सिर्फ आपको बताने के लिए, तो इस हिसाब से इन्होंने, लेकिन लगातार कंटिन्यूअस सबसे ज्यादा पेश किया वो निर्मला सीतारमण जी बन चुकी हैं, लगातार गई है निर्मला सीतारमण बन चुकी है जो सबसे ज्यादा लगातार बजट पेश किया है। बाकियों ने भी किया, इन्होंने लगातार 6 बार किया, लेकिन इनका रिकॉर्ड नहीं टूटा, इन्होंने लगातार 8 बार किया है, ठीक है भाई। ओके, किसी का कोई भड़क? हाँ, पंचवर्षीय योजना यहाँ पड़ा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, नीति आयोग भी इसी का है, करवाऊंगा, टेंशन ना ले, ठीक है, सारी चीजें करवाऊंगा, टेंशन ना ले तुम। ओके, इतनी जागी क्लियर। अब ठीक है, और एक 2016 के अंदर जब मोदी सरकार बनी, इन्होंने इनके अंदर भी एक समिति जिसका नाम था विवेक देबरॉय समिति, ठीक है। क्या 2016 में एक समिति आई जिसका क्या नाम था, विवेक देबरॉय समिति, देबरॉय ना सुने, देबरॉय है, देबरॉय समिति। ये क्या बोले, ये ऐसे बोले अलग अलग बजट पेश करना गलत है, एक ही बजट पेश करो, जनरल बजट और रेलवे बजट है, इनको एक साथ पेश किया जाएगा, ठीक है। जनरल का मतलब साधारण बजट है जो तुम्हारा, तो इन्होंने क्या बोला, साधारण बजट और रेलवे बजट को एक साथ पेश किया जाएगा। याद कैसे रखोगे, याद आप ऐसे रखोगे देवरोय, तुम तो साक्षात देवता हो भाई, इतना अच्छा काम कर दिया, वरना डबल डबल पैसे बांटने पड़ रहे थे, मैं रेलवे को दे दिया, एक बार साधारण बजट पेश करके डबल खर्चा होने लगा, तुम तो देवता हो भाई साक्षात देवरोय, ठीक है। तुमने साधारण और रेलवे बजट दोनों को एक कर दिया। इन समितियों के नाम तुम्हें याद होने चाहिए, इनके साल तुम्हें याद होने चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछे जाते बकायदा, ठीक है। अब तो इतनी सभी साथियों समझ में आई। ठीक है, और एक वर्ग समिति थी, एक वर्ग समिति क्या बोली कि बजट तुम्हारा अलग अलग पेश करो, ठीक है। ये एक वर्ग मतलब ये एक एक को कीमत देने लग रही थी। एक वर्ग का समझते हो, एक का मतलब वन, वर्ग का मतलब हो गया कीमत, तुम्हारी वर्थ कितनी, नेट वर्थ कितनी, नहीं सुना तुमने, ठीक है। यानी कि ये एक एक को कीमत देने लग रही थी। इसने क्या बोला, भाई बजट हमारे दो टाइप से पेश करो, दो टाइप से कैसे, ये पहला टाइप, ये दूसरा टाइप। पहले टाइप में तुम पेश करो एक तो साधारण बजट जो आम जनता के लिए है, ठीक है, और एक पेश करो तुम रेल बजट, यानी रेलवे डिपार्टमेंट के लिए स्पेशल से एक अलग बजट पेश करो, और साधारण बजट अलग पेश करो। तो इस टाइप का जो ये बजट को डिवाइड करने का काम किया तो किसके द्वारा किया गया था, 1921 में एक वर्ग समिति के द्वारा किया गया था। ये क्या बोली, मैं एक एक को वर्थ दूंगी, यानी कीमत दूंगी, मैं साधारण बजट को मैंने अलग कीमत दे दी और रेलवे का जो बजट था उसको मैंने अलग कीमत दे दी। चीजें समझ में आई। फिर तुम्हारा 2016 के अंदर जब मोदी सरकार बनी, इन्होंने इनके अंदर भी एक समिति जिसका नाम था विवेक देबरॉय समिति, ठीक है। क्या 2016 में एक समिति आई जिसका क्या नाम था, विवेक देबरॉय समिति, देबरॉय ना सुने, देबरॉय है, देबरॉय समिति। ये क्या बोले, ये ऐसे बोले अलग अलग बजट पेश करना गलत है, एक ही बजट पेश करो, जनरल बजट और रेलवे बजट है, इनको एक साथ पेश किया जाएगा, ठीक है। जनरल का मतलब साधारण बजट है जो तुम्हारा, तो इन्होंने क्या बोला, साधारण बजट और रेलवे बजट को एक साथ पेश किया जाएगा। याद कैसे रखोगे, याद आप ऐसे रखोगे देवरोय, तुम तो साक्षात देवता हो भाई, इतना अच्छा काम कर दिया, वरना डबल डबल पैसे बांटने पड़ रहे थे, मैं रेलवे को दे दिया, एक बार साधारण बजट पेश करके डबल खर्चा होने लगा, तुम तो देवता हो भाई साक्षात देवरोय, ठीक है। तुमने साधारण और रेलवे बजट दोनों को एक कर दिया। इन समितियों के नाम तुम्हें याद होने चाहिए, इनके साल तुम्हें याद होने चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछे जाते बकायदा, ठीक है। अब तो सभी साथियों समझ में आई। हर एक साथी क्लियर है भाई, ठीक है। तो बजट के भाई 3 मेन काम होते हैं, ठीक है। पहला मेन काम क्या होता है बजट का, वो होता है एलोकेशन यानी कि आवंटन। ये क्या होता है जब आपको समझाता हूं। एलोकेशन जिसका काम होता है आवंटन, आवंटन का मतलब चीजों को बांटना, बंटवारा करना, उसको होता है आवंटन। जैसे मान लिया ये सेक्टर यानी सार्वजनिक वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, वो सारी हमारी किसके अंदर, एलोकेशन सेक्टर के अंदर आती हैं, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, सार्वजनिक वस्तुएं व सेवाएं, ठीक है। सार्वजनिक वस्तुएं और जो भी हमारी सेवाएं हैं सारे के सारे क्या हैं,
सेवाएं का प्रावधान, वो सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? एलोकेशन सेक्टर के अंदर आते हैं। बजट क्या है? चीजों को आवंटित करना, इस विभाग के लिए इतने करोड़ का बजट, इस विभाग के लिए इतने करोड़ का बजट, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। सेकंड जो बजट का काम होता है वो होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे अमीर लोगों से टैक्स लो और गरीबों में फ्री में बांट दो, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। कैसे समझाएं? जैसे मान लिया तुम्हारी कमाई है साल भर की 10 लाख रुपए, तुमने इसके ऊपर दे दिया 5% टैक्स, ठीक है। मैंने मान लिया तुमने इसके ऊपर 5% टैक्स दे दिया, ठीक है। 5% से कितना? लगभग 50,000 के करीब तुमने इसके ऊपर टैक्स दे दिया, ठीक है। टैक्स दे दिया 10 लाख पे, तुमने 50,000 रुपए टैक्स दे दिया। अब ये 50,000 रुपए कहां पर गए? सरकार के खाते के अंदर गए। अब सरकार क्या करेगी? सरकार इससे मान लिया कोई सब्सिडी निकाल दी, मान लिया महिलाओं के लिए बहुत सारी सब्सिडियां निकलती हैं, ठीक है। महिला कौन सी दीदी स्कीम और केवल की स्कीम है, मोदी की स्कीम है, उस स्कीम के अंदर महिलाओं को इतने रुपए आवंटित किए जाएंगे, सिलेंडर के लिए इतनी सब्सिडी मिलेगी, जो तुम्हारा क्या नाम है सोलर, तुम ये सोलर प्लेट लगाते हो उसके लिए इतनी सब्सिडी मिलेगी, यानी तुम्हारे 50,000 की बात नहीं। जैसे अब पता क्या चीज होती है, अब किसी को कोई चीज मिला ना तो सब अच्छी लगा करे, और उस चीज का अपोजिशन में कोई चीज हो जाए तो सब खराब लगेगा। अब आप खुद बताओ, अब आप अपने साथ मान लो 1400 के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं, अब आप मेरे को खुद बताओ, एक मैं आपको घर बैठे बैठे पर मंथ में आपको 10,000 रुपए दूं, आपको कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। आपको कुछ काम नहीं करना, आपको लाइब्रेरी में पढ़ना, कुछ भी नहीं करना, घर बैठो आराम से रील देखो, फिल्म देखो, कुछ करो, ताकि पर मंथ में 10,000 रुपए दूंगा, खाना रोटी भी दूंगा, दाल चावल भी दूंगा, मतलब सारी फैसिलिटी दूंगा जैसे तुम्हारे घर के तुम्हें पढ़ते हैं इस टाइप से। तो तुम मेरे को ये बताओ, कल को कोई दूसरा व्यक्ति आए और मेरे को ये बोले कि भाई इनकी फैसिलिटी बंद कर, तो तुम्हें गुस्सा होगा ना? अरे स्वाभाविक सी बात आएगा ना, गुस्सा है। जो किसी भी श्रेणी का कुछ भी वो चीज मायने नहीं रखती, जिसको मान लिया मैं भी सरकार हूं तो मैं दी, वो आपके लिए मतलब आप ये समझ रहे फ्री की कोई भी चीज हानिकारक होती है, कोई भी हो, सरकार फ्री में अनाज दे तो भी हानिकारक है, तामना ठीक लगा है, लेकिन एक ओवरऑल देखोगे तो सबसे खत्म सिस्टम है। तीसरा, सरकार क्या सार्वजनिक सुरक्षा देती है, आर्मी अपने काम करने लगी, उनकी सैलरी जाती है, जनता के टैक्स से जाती है, ठीक है। तो सार्वजनिक सुरक्षा भी कौन? इसी टैक्स के माध्यम से जाती है, इसी बजट के माध्यम से सारा पैसा जाता है। समाज की कल्याण की योजनाएं, ये दीदी योजना, कौन कौन सी अलग अलग योजना है, ठीक है, सामाजिक कल्याण योजनाएं, ये सारी योजनाएं भी इसी के अंदर जाती हैं भाई ठीक है। तो सारी हमारी रीडिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर आता है? बजट के अंदर आता है, ठीक है। तीसरा जो फैक्टर हमारा बजट का वो है स्टेबलाइजेशन, यानी बजट लाने का एक जो मेन कार्य है वो ये भी होता है कि हमें हमारे यहाँ पर स्टेबलाइजेशन लेके आना है। स्टेबलाइजेशन का मतलब हो गया स्थिरीकरण लेके आना है, यानी कि चीजों को स्टेबल करना है। स्टेबल में कैसे? जैसे हमारी मान लिया ये तो तुम्हारी महंगाई नहीं बढ़ती, इस महंगाई को कंट्रोल में लाना है, तो वो भी कैसे लाओगे आप लोग? एग्जाम के अंदर पूछते हैं बजट के कितने मुख्य कार्य होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एलोकेशन यानी आवंटन, रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं पुनः वितरण, ठीक है, और तीसरा स्टेबलाइजेशन जिसको बोलते हैं स्थिरीकरण। ये 3 होते हैं बजट के मेन काम, ठीक है जी। अब जो बजट होता है ना, अब जो मैं आपको चीज बताऊंगा ये बहुत ही ज्यादा मेन मतलब समझ लो इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। यहां पर लिखो बजट, इसके अंदर मंदी ना आए, आर्थिक मंदी से बचाओ, तो ये भी किसके अंदर आता है? ये सारी चीजें सेट करने भी बजट के कार्य है। तो बजट के कार्य आपको समझ में, बजट के 3 मेन कार्य होते हैं। एग्जाम के अंदर पूछते हैं बजट के कितने मुख्य कार्य होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एलोकेशन यानी आवंटन, रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं पुनः वितरण, ठीक है, और तीसरा स्टेबलाइजेशन जिसको बोलते हैं स्थिरीकरण। ये 3 होते हैं बजट के मेन काम, ठीक है जी। अब जो बजट होता है ना, अब जो मैं आपको चीज बताऊंगा ये बहुत ही ज्यादा मेन मतलब समझ लो इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। यहां पर लिखो बजट। इस चीज को अगर आज तुम्हारे समझ में आएगी ना भैया चीज जो मैं लिखवाऊंगा तो आजीवन आ जाएगी समझ में, और समझ में नहीं आई। दूसरा जो वर्ड है ये है हमारा कैपिटल। कैपिटल को बोलते हैं पूंजीगत। ये कैसे होती है ये भी समझाऊंगा, टेंशन ना लो तुम सारी चीजें। पूंजीगत होती है मतलब अभी जब आपको समझाऊंगा सब रखो तुम, ठीक है। अभी विस्तारपूर्वक मतलब कि अभी समझाऊंगा तो विस्तारपूर्वक तब अच्छे से समझ में आएगा। एक बार समझो बजट को क्या है, 2 हिस्सों के अंदर बांटा है, एक रेवेन्यू एक कैपिटल। अभी जो रेवेन्यू होता है ना इसके भी आगे 2 पार्ट होते हैं। अब जो सरकारी जो खजाना है यानी खजाने के अंदर जो भी पैसा आया है ये भी आगे 2 भागों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन से 2 भागों के अंदर जी? रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है एक तो रिसिप्ट के अंदर, ठीक है, एक होता है एक्सपेंडिचर के अंदर, एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिसिप्ट भी वही हमारी इनकम है एक तरीके से, यानी सरकार की आय, और ये हमारा वही खर्चा, ठीक है। और जो हमारी कैपिटल होती है ना ये भी 2 भागों यानी सरकार की इनकम, एक्सपेंडिचर यानी सरकार का खर्चा। कैपिटल भी 2 टाइप की होती है, एक सरकार की कमाई एक सरकार का खर्चा, ठीक है। इनके अंदर डिफरेंस क्या है जी? हाँ भी समझाऊंगा, टेंशन ना लो, आगे जी समझ में, ठीक है। पूनम स्वामी की समझ में आ गई, ओके, ठीक है। अब देखो अब इसको तो आगे तो मेन बंटवारा करना हो कैसे होगा जी? अब आपको देखो रिसिप्ट का मतलब होगा आय। अब सरकार के खजाने के अंदर जो पैसा जाता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू यानी राजस्व, ठीक है। अब सरकार के खजाने के अंदर जो पैसा आता है ना वो 2 टाइप से मैनेज होता है। आप ऐसे समझ लो, देखो आपको समझाता हूं। मान लिया ये एक अपना थैला है, ये मान लिया सरकार का खजाना है जिसको आपने नाम दिया रेवेन्यू, यानी कि एक तरीके से बोलोगे तो राजस्व। और सरकार इस खजाने का यूज करती है 2 तरीके से। कैसे? एक तो इस खजाने को भरेगी, भरने वाली चीज को बोलेगी रिसिप्ट। अगले पेज में समझा दोगे, अच्छा समझ में आ जाएगा, ये समझो। तो अब सरकार किस तरीके से पैसा कमाई, एक होगा सरकार का खर्चा जो भी तो आता है हमारा रेवेन्यू के अंदर, ठीक है। हमारा किसके अंदर अंतर्गत आता है? हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर। ऑप्शन आएंगे आपके पास रेवेन्यू, ठीक है। दूसरा है हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स का मतलब, नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब है भाई जैसे नॉर्मल सरकार की कमाई जो बिना टैक्स लगाए सरकार की कमाई कैसे होती है? जैसे मान लिया तुम्हारा चालान काट दिया, तब मोटरसाइकिल बचाने बुलेट ले रहे हो, साइलेंसर बदलवा रहे हो, पटाखे बजाए तुम्हारा 20,000 का चालान काट दिया, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली गया सरकार के खजाने में और सरकार ने तुम्हारे कोई टैक्स भी नहीं लगाया, यानी कि ये भी सरकार के खजाने में गया, राजस्व के अंदर गया। लेकिन ये नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी सरकार ने आपके कोई टैक्स नहीं लगाया था, ठीक है। ये तो तुमने कांड गलत करे तो अटक लिया तुम्हारा, चीज समझ आई। और मान लीजिए रेल की टिकट है, रेल भी तो सरकारी है, वो भी इनडायरेक्टली सरकार के खजाने में जाता है। या फिर तुम्हारी सरकारी बस की जो टिकटें हैं, सरकारी बस की टिकट है, ठीक है। यानी जो भी टिकटें मतलब सरकारी खजाने से, ताजमहल तुम देखते हो, ताजमहल देखने चले गए, कोई भी मॉन्यूमेंट तुम देखने चले गए, तो पुरानी इमारत बनी हुई है वहां पर टिकट काटते हो, सारी सरकारी खजाने में जाती है। वो सारे आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में, मतलब सरकार ने आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाया लेकिन फिर भी सरकार के खजाने के अंदर कमाई जाने लग रही है। चीजें समझ में आई या नहीं आई एक बार के लिए मेरे को बताओ, ठीक है। तो सरकारी खजाने की कमाई का पता लगे आपको, सरकार का जो खजाना है रेवेन्यू है, राजस्व है, वो कहां से कमाया जाता है उसको रिसिप्ट बोलेंगे। चीज समझ में आई? इसको क्या बोले सारे को? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोले समझ में आया? यानी सरकारी खजाने के अंदर जो कमाई आती है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। ये कमाई 2 टाइप की होती है, एक टैक्स वाली एक नॉन टैक्स वाली, ठीक है। एक बार के लिए कमेंट करो, सभी साथियों को समझ में आया? फिर आगे चलता हूं।
आ गया सभी साथियों का मेरे हिसाब से भाई। और इससे कोई आसान पर्सन नहीं है भाई, मतलब पर्सन के अंदर इससे कोई आसान मेथड नहीं है भाई। तो बेटा 80% सब्सिडी दे, मान लिया 1 लाख रुपया की एक प्लेट है ना, 1 लाख की अगर एक प्लेट है तो उसके अंदर से आपको सिर्फ 20,000 रुपये मिल जाएगी, ठीक है। 80,000 रुपये तो सरकार देगी उसकी, ठीक है। तो ये सब्सिडी होगी, तो सब्सिडी के अंदर भी पैसा कहां से जाता है? सरकारी खजाने से जाता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैनेजमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं जो भी बिल्डिंग बनी हुई है जनता के लिए, ठीक है। इनकी मैनेजमेंट करवाना, मैनेजमेंट कैसे जी? जैसे मान लिया तुम्हारे लिए रोड बना दिया, ये रोड में तो है कोई सदा बारिश आएगा, ठीक है। रोड टूटे भी तो उसकी रिपेयरिंग करवाना, कोई बिल्डिंग बना दी, सरकारी भवन बना दिया, तो आपको टिक करना भी अभी पड़ा कि पेंशन जाती है हिसाब से, ग्रांट्स बना रखी है अलग-अलग, तुम्हारी सब्सिडियां होगी, ये तुम्हारी सब्सिडी है, ये भी प्लान के अंदर है। सरकार ने प्लानिंग बना के भाई सब्सिडी का हम लोग इतने पैसे देंगे, ठीक है। ये तो जाने हैं। और मान लिया कोई गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट निकाल दी, सरकार ने कोई ग्रांट दे दी कि महिलाओं को इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। 1 लाख 80 से कम इनकम वालों को ये फैसिलिटी मिलेगी, वो मिलेगी। तो सारे प्लान यानी सरकार ने प्लान बना के इन खर्चों को करने की सोची है। दूसरी होती है हमारी नॉन प्लान्ड। नॉन प्लान्ड के अंदर कौन सी आती है? यानी सरकार ने इसकी कोई प्लानिंग नहीं करी थी लेकिन फिर भी खर्चा होने लग रहा है। इसके अंदर जो भी सरकारी कर्मचारी की सैलरी है भाई, कर्मचारियों की भर्ती करोगे, कर्मचारी आएंगे तो उनकी नॉन सरकार के खजाने से, सरकार का खजाना रेवेन्यू है और सरकार के खजाने से करने लगी, खर्चा करने लगी है, पेंशन देने लगी, तो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, ठीक है। इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न का टाइप समझ में, किस टाइप से एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। अभी लोग खर्चा होता है हमारा दो टाइप का होता है। एक तो होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया जो सरकार खुद प्लान करके खर्चा करती है। खुद प्लान करके खर्चे का मतलब जैसे मान लिया सरकार ने अलग-अलग ग्रांट्स बना रखी है, अलग-अलग तुम्हारी सब्सिडियां होगी, ये तुम्हारी सब्सिडी है, ये भी प्लान के अंदर है। सरकार ने प्लानिंग बना के भाई सब्सिडी का हम लोग इतने पैसे देंगे, ठीक है। ये तो जाने हैं। और मान लिया कोई गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट निकाल सैलरी होगी, पेंशन होगी, सारे नॉन प्लान के अंदर आते हैं, ठीक है। ये कोई नहीं पूछता प्लान नॉन प्लान, मैंने आपको जस्ट वैसे बताया, ये भी इसके टाइप है। अब मेरे को ये बताओ तुम्हारा तो ये है रेवेन्यू, राजस्व का रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर तुम्हारा पूरा हो चुका है। एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि आपकी समझ में आया, ठीक है। एक बार के लिए बताओ कमेंट करके, राजस्व का रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर तुम्हारा पूरा होती है। दूसरी होती है हमारी नॉन प्लान्ड। नॉन प्लान्ड के अंदर कौन सी आती है? यानी सरकार ने इसकी कोई प्लानिंग नहीं करी थी लेकिन फिर भी खर्चा होने लग रहा है। इसके अंदर जो भी सरकारी कर्मचारी की सैलरी है भाई, कर्मचारियों की भर्ती करोगे, कर्मचारी आएंगे तो उनकी सैलरी तो जाएगी। सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं करी, हम इतना खर्चा करें कर्मचारियों पर है, भर्ती आई, भर्ती में कर्मचारी भर्ती हुए, ठीक है, उनकी सैलरी गई, ये नॉन प्लान हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो सारे हमारे नॉन प्लान सैलरी होगी, पेंशन होगी, सारे नॉन प्लान के अंदर आते हैं, ठीक है। ये कोई नहीं पूछता प्लान नॉन प्लान, मैंने आपको जस्ट वैसे बताया, ये भी इसके टाइप है। अब मेरे को ये बताओ तुम्हारा तो ये है रेवेन्यू, राजस्व का रिसीप्ट और एक वर्ड का नाम है एसेट। जब आप कभी टेक्स्ट बुक्स बनवाने योग्य होगे ना तब जो तुम्हारे, ठीक है, 20 खेत है मान लो मेरे पास, तो मेरी ए प्रॉपर्टी ओन्ड बाय पर्सन मेरे एसेट है। नहीं, ये तुम्हारी एसेट नहीं है। एसेट किसको बोला गया है? जिसका कुछ मूल्य हो, जिसका कुछ आर्थिक मूल्य हो। ये पेन अब मेरे पास पड़े हो, पेन है, ये मैंने बता कोई सा ले लो, तारमा कोई सा ना बोले कि तुम्हारे कोई काम का नहीं है, उसके लिए बोर्ड होना जरूरी है, मानो। तो ये एसेट के अंदर तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। हमारा घर में पानी पड़ा है, ठीक है, हमारे घर में पानी का टैंक है, वहां पर पानी है, तो पानी मेरी एसेट नहीं है, संपत्ति नहीं है, क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। यानी ऐसी चीज जिसका मूल्य भी हो, मतलब एसेट के अंदर सिर्फ वही चीजें शुमार होंगी जिनका कोई मूल्य हो, कोई मूल्य हो, यानी जिसका कुछ प्राइस हो। अब गाड़ी खड़ी है घर पे, मोटरसाइकिल खड़ी है घर पे, साइकिल खड़ी है, उनका प्राइस है। आज भी मैं अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल बेचूं तो कुछ ना कुछ रेट के अंदर जाएंगे, फ्री में नहीं जाएंगे, तो वो एसेट के अंदर शुमार है। आई चीज समझ में? अब इसी के अंदर दूसरी चीज है लायबिलिटी। लायबिलिटी देता का मतलब क्या है? ऐसा कुछ जिसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेवार हो, मतलब ये चीज मेरी नहीं, किसी और व्यक्ति की है, ठीक है। ऐसा कुछ जिसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेवार हो, मतलब भाई ये चीज मेरी नहीं है भाई, ये दूसरे बंदे की है, मैं तो इसका बस जिम्मेदार हूं, मैं 5 लाख रुपए से उधार ले रहा हूं, ये मेरे पैसे नहीं है, ये तो मुझे चुकाने हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए लोन हो गया, ठीक है, मैंने किसी से लोन ले लिया 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, तो उसका मेरा कोई इसके ऊपर मालिकाना हक नहीं हो, मेरी एसेट मेरी संपत्ति के अंदर शुमार नहीं है, क्योंकि मैंने उससे उधार ले रखा, मुझे उसको वापस देना है। लेकिन ये बातें सिर्फ किताबों के अंदर अच्छी लगती है, वास्तविक जीवन में कोई पैसे वापस देना नहीं चाहता, ठीक है। और आप लोगों को लिए, आप लोगों को भी भाई फ्यूचर के लिए बताता हूं, आप कल को गवर्नमेंट जॉब लग जाओ या प्राइवेट के अंदर कुछ कमाओ, मतलब इनडायरेक्टली कहने मतलब ये है भाई कि आप कुल मिला के पैसे कमाने स्टार्ट कर दो, तो कभी भी किसी को पैसे उधार मत देना, चाहे वो कितना ही नीचे हो, कुछ भी हो, कितनी बड़ी फन्ने खान हो, ठीक है। आपके पास जैसे इनकम आनी शुरू होगी तुम्हारे पास फोन आने शुरू होंगे। ऐसे ऐसे लोगों के फोन आएंगे जो कभी तुम्हारे पास फोन करते भी नहीं थे, भाई 2000 रुपये की जरूरत है, भाई 5 रुपये, तुम्हें अभी नहीं पता लगेगा, जब तुम कुछ कमाने लग जाओगे, जब तुमसे लोग के लिए 3000, वो 3000 जो रेवेन्यू होता है ना, ये होता है मेनली जो तुम्हारा खजाना होता है, इधर बता देता हूं, जो रेवेन्यू होता है ये होता है सरकार के लेवल पर, ठीक है। कैपिटल होती है एक व्यक्ति के लेवल पर, मतलब सरकार भी इंक्लूड है लेकिन मेनली एक व्यक्ति, जैसे मैं एक आम व्यक्ति हूं, आप एक आम व्यक्ति हो, इस लेवल पर। अभी इसमें डिफरेंस नहीं बताया, मान लिया आप ही जो कमाई करो उसको बोला इनकम, सरकार जो कमाई करो उसको बोला रेवेन्यू, यानी राजस्व, चीज समझ में आई? तो इसी टाइप से सरकार जो की जो कमाई है उसको रेवेन्यू बोलते हैं, एक आदमी की जो कमाई पर्सनल उसको कैपिटल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कैपिटल जो पूंजीगत है ये क्या है? रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, क्या जिसको ध्यान से समझना जरूरी तुम्हारे लिए। रिसिप्ट का मतलब है कि तुम्हारी एसेट की वैल्यू कम होने लगी, लायबिलिटी ज्यादा। कैसे आपको समझाता हूं, देखो, एसेट की वैल्यू तुम्हारी कम होगी और तुम्हारी लायबिलिटी ज्यादा होगी। कैसे जी? रेवेन्यू के अंदर ये होता है, कैपिटल रेवेन्यू के अंदर सरकार किसी से पैसे उधार लेगी, यानी सरकार को कमाई करने के लिए पैसे उधार लेने हैं, ठीक है। समझ गए तुम? यानी कि एसेट यानी हमारी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने मोटरसाइकिल गिरवी दूसरे देश से लोन लेती है, अमेरिका से लोन, वो लायबिलिटी बढ़ गई, लेकिन एक तरीके से सरकार की इनडायरेक्टली कमाई है, रिसिप्ट है, और अपनी एसेट यानी कि अपनी देश की संपत्ति को कम करने लगी। ये लोन दिया अलग है, ये लोन है सरकार आपको लोन देने लग रही है, और यहां पर है सरकार जो लोन के पैसे भरने लग रही है, दोनों के अंदर डिफरेंस है, कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पर तो ये मान लिया सरकार ने लोन ले लिया, आप ऐसे समझो ये भारत है, ये अमेरिका है, ठीक है। अगर भारत अमेरिका से पैसे लेता है, लोन लेता है, तो इसको बोलेंगे हमारा रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। और अगर भारत अमेरिका को लोन देता है तो इसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। चीज समझ में, डिफरेंस तो दिमाग में घुस गया ना, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी और लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। यानी कि यार अब हमारा देश किसी को लोन देने लग रहा है, तुम्हारे देश की संपत्ति बढ़ने लग रही है, वो देश अपनी कुछ चीज हमारे पास गिरवी रखेगा, कल को लोन नहीं चुका पाए तो चीज हमारी होगी, ठीक है। यानी कि हमारा अगर हमारा देश लोन देता है तो किसके अंदर आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। एग्जाम में नहीं पूछा कि अगर हमारा देश किसी दूसरे देश को लोन देता है तो किसके अंदर आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। चीज समझ में आई? सरकार ने स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया, यानी इनको बनाने के ऊपर सरकार खर्चा करती है, किसके अंदर आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, ठीक है। यानी सरकार ने पूंजी तो बढ़ाई, देश की संपत्ति तो बढ़ाई, एसेट तो बढ़ाई, स्कूल की बिल्डिंग है उसकी वैल्यू तो है, मानो उस जमीन की भी तो वैल्यू है, यानी स्कूल कॉलेज बनाई, ये भी क्या है? हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सरकार ने रोड बनाया है, ठीक
ठीक है, तो ये भी किसके अंदर सुमार तुम्हारा, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल क्लियर क्लियर सर होगी। पैसा ले लिया, अब पैसा लो तो पैसा वापस भी देना पड़ेगा 20,000 रुपए, ठीक है, तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ गई, यानी देनदारी, तुमको पैसा वापस देने की वैल्यू तुम्हारी बढ़ गई। यहाँ पर क्या तुम खर्चा करने लगे, तुम किसी को पैसा उधार देने लग रहे हो। अब तुमने मान लिया तुम्हारा कोई दोस्त है, उसने तुम्हारे पास मोटरसाइकिल गिरवी रख दिया, ठीक है, तुम्हारी एसेट बढ़ गई, तुम्हारी संपत्ति बढ़ गई, तुमने उसको पैसा दे दिया उधार, यानी तुम्हारी लायबिलिटी कम हो गया, तुम्हें तो उधार नहीं चुकाना, उसको चुकाना है, ठीक है, तो इतना डिफरेंस है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है भाई। अब एक हमारे पास डायरेक्ट टैक्स, एक है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, और एक है हमारे पास अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या क्या जी? प्रत्यक्ष कर होता है डायरेक्ट टैक्स, तो मैं डायरेक्ट टैक्स देता हूं। जैसे मान लिया मेरी जो कमाई है, मेरी कमाई मान लिया 10 लाख रुपए, तो 10 लाख पे ऊपर मुझे 5% टैक्स दिया, 50,000 रुपए मैंने टैक्स दे दिया, तो सीधा सीधा दिखने लगा मैंने सरकार को टैक्स दिया, ठीक है, यानी कि सीधे सरकार को टैक्स, सीधे सरकार को टैक्स दे दिया, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्टली पे टू सरकार, यानी सरकार को इनडायरेक्टली टैक्स देना। कैसे जी, आपको समझाता हूं। टैक्स देना अब क्या होता है, सीधे सरकार का मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा एग्जांपल इनकम टैक्स, मतलब डायरेक्ट सरकार के खाते के अंदर जाने लग रहा है, और इसके अंदर हमारा एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी हो गया, पेट्रोल डीजल के ऊपर जो तुम्हारा वेट टैक्स लगता है या कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है, वो सारी हमारी किसके अंदर आती है, इसी के अंदर हमारी है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी बोल दो जिसकी। अब कैसे जी, आपको समझाता हूं। इनकम टैक्स तो साफ दिखाई देने लग रहा है, मान लिया मेरी इनकम 10 लाख है, तो इसके ऊपर मैंने 50,000 रुपए का टैक्स दे दिया सरकार को, ठीक है, डायरेक्ट दिया मैंने भरा है टैक्स, सरकार के गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, आम जनता से वसूलने के लिए, गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देगा। अब सरकार के पास क्या था, पहले सरकार ओनली इनकम टैक्स लेती थी, पर जब से निर्मला ताई आई है, निर्मला ताई आती है ऐसे बोली ना मैं तो आम जनता पे भी टैक्स लूंगा, टैक्स लूंगी, ठीक है। पहले क्या था, पहले सिर्फ जिस व्यक्ति की कमाई होती थी, मान लिया 10 लाख की कमाई करो, 15 लाख की, 20 लाख की, सिर्फ वही व्यक्ति टैक्स देता था। निर्मला ताई के बोली मैं सारा पे टैक्स लूंगी, सरकार की कमाई ना चांद का मैं पूछा दूंगी, जब मैं कुछ भी नहीं छोड़ूं, ठीक है। अरे फोन किसका बात बंद कर लो भाई, भाई मेरा नहीं के यार, ठीक है। सरकार के बोली भाई, सरकार ने बोली कि भाई हमारा चाहिए फुल कमाई, टैक्स तो कमावाएंगे, आम जनता भी खावाएं, कितने नहीं छोड़ना, ठीक है। तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर कैसे लगता है, जैसे मान लिया तुम कोर्स लेते हो, तुम मेरे से कोर्स लेते हो, ठीक है, मान लिया मेरे कोर्स की कीमत है 1,000 रुपए, सरकार क्या बोलती है, भाई इसके अंदर मेरा हिस्सा है 18%, ठीक है। सरकार क्या बोलती है, सरकार ने 18% जीएसटी लगा रखा है, एजुकेशन के ऊपर भी लगा रखा है। खास बात बताऊं, सरकार ने हर चीज पे जीएसटी लगा रखा है, कपड़ा है, एजुकेशन है, बुक्स हैं, कुछ भी लगा लो, हर चीज के ऊपर जीएसटी है, ठीक है। खास बात बताऊं, दारू पर कोई टैक्स नहीं है, दारू पर कोई जीएसटी नहीं है, ना इनकम टैक्स कुछ भी, क्योंकि ठीक है किसके मंत्रियों के खुद के हैं, तो वहां पर कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। अब तुम देखो 1,000 रुपए का है, तो सरकार क्या होती है, उसके अंदर से 18% हिस्सा मेरा है। अब तुम खुद बताओ भाई, मैं इनकम टैक्स भी भरने लग रहा हूं, मैं 1,000 रुपए के ऊपर मान लिया 5% इनकम टैक्स भी दूंगा, 50 रुपए, ठीक है, और मैं इसके ऊपर 18% जीएसटी भी दूंगा, 18 रुपए मैं यो भी भरूं, ठीक है, 180 रुपए मैं इसके ऊपर यो जीएसटी भी भरूं, भाई मैं इतना सौदा क्यों भरूं भाई, मानो ये बात है, मोटा मोटा 0.8 13 230 रुपए यानी डायरेक्टली सरकार का जाए, मेरा क्या बचा था ना, मानो ये बात है, यानी 5% में इनकम टैक्स दूंगा इससे कमाई के ऊपर, 18% में जीएसटी दूंगा, मैं अकेला क्यों भुगतूं सारा, इनकम टैक्स तो मेरा लगना इसकी तो रोक नहीं सकते, जीएसटी तो मैं रोक सकूं, ठीक है, मैं वसूल लूंगा, ठीक है। मैं मेरा कोर्स है, इसका 1,000 रुपए रेट है, इसका 18% करो तो 180 यानी मैं इसका रेट 1180 रख दूंगा, मानो ये बात है, मैं इस कोर्स का रेट कितना रख दूंगा, 1180 रख दूंगा, यानी मेरी 1,000 रुपए की कमाई तो फिक्स होगी, उसके ऊपर नहीं मेहनत करके कोर्स लेता, कुछ भी लेता, कपड़ा भी लेता, कुछ भी लगा लो, उसके ऊपर भी यानी क्या सरकार तुमसे टैक्स वसूलने लग रही है, वसूलिया ही तो है ये। कोई भी दुकानदार हो, मैं हूं या कुछ भी लगा लो, और से तुम बाजार के अंदर जाओ, मार्केट के अंदर जाओ, कहीं पर भी जाओ, कोई भी दुकानदार खुद से नहीं भरता जीएसटी, सारे जनता से लेते हैं, ठीक है। और सरकार खुद बोलती है, बोले तुम मत भरो, जब दुकानदारों ने विरोध किया ना, भाई ये जीएसटी क्यों लगा दिया हमारे ऊपर, सरकार खुद बोली तुम मत करो, तुम जनता से वसूल लो, यानी इनडायरेक्टली गया किसकी गोद में, सरकार की गोद में, ठीक है। इनडायरेक्टली भरया किसने, आपने भरया, मैंने थोड़े ना भरया, मैंने तो सिर्फ ये इनकम टैक्स भरया मेरा, मैं तो मेरी इनकम जो मेरी कमाई है 1,000 रुपए की, मैं तो इसके ऊपर टैक्स भरूंगा 50 रुपए, मैं क्यों जीएसटी भरता फिरूं, जीएसटी तुम भरो, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली टैक्स है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, पहले मैं ऐसे सोचता था, मेरे को धीरे धीरे नॉलेज हुई, मतलब जिस टाइम ये जीएसटी आया तुम्हारा, तो उस टाइम मैं ऐसे सोचता था कि वजह से मान लिया कि एक हमारा इनकम टैक्स है, अभी तुम्हारी आंखें खोल लूंगा मैं, एक हमारा जीएसटी है। अब सरकार ने क्या कह रखा है कि अगर आपकी 20 लाख से ऊपर कमाई है ना, तो आपको जीएसटी भी भरना पड़ेगा। मैं क्या सोचता था, अब इनकम टैक्स तो ऐसे, इनकम टैक्स अगर मान लिया 30 लाख से ऊपर कमाई है ना, तो आपका 30% टैक्स लगता है, इनकम टैक्स, ये रूल है। और जीएसटी 20 लाख से ऊपर कमाई है, चाहे वो 30 लाख हो, 40 लाख हो, कुछ भी हो, वो 18% ही लगता है। मैं ऐसे सोचता था, भाई मान लिया मेरी कमाई 50 लाख रुपए है, तो मेरे को सिर्फ 18% जीएसटी ही देना पड़ेगा, यानी कि मेरे को 9 लाख रुपए का जीएसटी ही भरना पड़ेगा, मेरे को इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। मैं ऐसे सोचता था, क्योंकि मेरे को ज्ञान नहीं था। जब समय के साथ नॉलेज हुई, धीरे धीरे बहुत सारे आस पड़ोस में देखे, एक पड़ोस में मेरा दोस्त भी है, सीए है, उसने मेरे को बताया कि ये जो 9 लाख रुपए है ना, ये तो सरकार का हिस्सा है भाई,
ये तेरा टैक्स नहीं, तूने नहीं भरया, ये तो तूने जनता से वसूले, तो सरकार का हिस्सा है। यानी 9 लाख गए, 50 लाख में से बच गए कितने मेरे पास? 41 लाख। अब तुझे इस 41 लाख के ऊपर इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा, जो कि तेरा 30% है, 30 लाख से ऊपर की कमाई के ऊपर। यानी इस 41 लाख के ऊपर मैं 30% इनकम टैक्स भी भरूंगा। तो बचा के मेरा थन बचा, कुछ भी नहीं बचा। मानो या बात, यानी इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो 30% इनकम टैक्स मेरा, 18% जीएसटी, 8 3 1 4, यानी जो भी मैंने कमाई करी है 50 लाख, 50 लाख के अंदर से 48%, 48 वाले मोटा मोटा इसमें 50%, यानी कि आधी कमाई तो सरकार की गोद में गई। आई चीज समझ में? ये चीज समझने में मेरे को 2-3 साल लग गए, मेरे को पता ही नहीं था इस चीज का। ठीक है, यानी कि जो भी तुम कमाई करते हो, मान लिया तुम्हारी 30 लाख प्लस कमाई हो जाती है, तो तुम कितना भी कमा लो, इनडायरेक्टली तुम्हें 50% सरकार की जेब में डालना ही डालना पड़ेगा। अप्रोक्स 50 है, वैसे तो 48% बन गया ये। आई चीज समझ में? मेरे को नहीं पता था इस चीज का, मेरे को अभी मतलब 1.5 साल पहले पता लगा है। तो यानी इसको बोलते दोहरा लगान। ठीक है, सुना हुआ अंग्रेजों का दोहरा लगान, डबल टैक्स लगता है भाई। पहले जीएसटी भरो आप, जीएसटी तो कोई टैक्स थोड़ी ना है, ये तो मतलब सरकार का हिस्सा है, ये तो जनता से कमाई करने लग रहे हो तुम। तुम्हें नहीं भरना तो तुम लिख दो भाई 1000 रुपए का कोर्स है तुम्हारा, प्लस में 18% जीएसटी, यानी कि लिख दो डायरेक्ट 1180 लेंगे मैम, तो हमारा 1180 का कोर्स है, 180 तुम उसके अंदर से देते रहो, वो तो सरकार का हिस्सा है, टैक्स तो तुम्हारा इनकम टैक्स है। तो ऐसे मतलब कि डबल दोहरा टैक्स लगने लग रहा है। अब आप खुद बताओ, कोई व्यक्ति अमीर बनेगा तो क्यों बनेगा? और मैंने शायद आज एक वीडियो भी डाली थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि अभी जैसे 2024 के अंदर 2 लाख लोगों ने भारत छोड़ दिया, जो कि अमीर लोग थे। क्यों रहेंगे भाई भारत के अंदर? आप खुद बताओ। जब व्यक्ति अपनी, मान लिया एक व्यक्ति ने 1 करोड़ की कमाई करी है, 1 करोड़ में से वो भाई 48 लाख रुपए सरकार की जेब में देने लग रहा है, 48 लाख रुपए का टैक्स भरने लग रहा है यार, तो वो देश के अंदर क्यों रहेगा? आप खुद बताओ यार। 1 करोड़ में से 48 लाख रुपए टैक्स भरना, आप खुद सोच के देना। कभी आप कमाओ ना 1 करोड़, कभी भगवान करे तुम्हारी इतनी कैपेसिटी हो कि तुम 1 करोड़ रुपए कमाओ, उस दिन तुम 48 लाख रुपए टैक्स भर के देखना, तुम्हारी गुदा फट के हाथ में आ जाएगी। कमाई का फायदा क्या? घिसो तुम सारी रात, ठीक है, मेहनत, तुमने कोई बिजनेस धंधे शुरू करके तुम उधर घिसाओ सारी दिन रात, उधर मेहनत करो दिन रात तुम, ठीक है, और आधे रुपए ले जाएगी सरकार। और ये तो चलो कुछ नहीं, गाड़ी लोगे, भविष्य में मोटरसाइकिल लोगे, उसके ऊपर भी जीएसटी, उधर फिर दो जीएसटी। आई चीज समझ में? तो ये है दोहरा लगान। यानी एक तरीके से तभी तो लोग भारत को छोड़ के दूसरे देशों में जाने लग रहे हैं। दूसरे देशों के अंदर टैक्स नहीं, दुबई के अंदर जाओ 0% इनकम टैक्स, कोई जीएसटी की वगैरह कुछ नहीं है। यानी 1 करोड़ की कमाई करी तो 1 के 1 करोड़ तुम्हारे हैं, 1 रुपया भी नहीं देना सरकार को। और देशों के अंदर जाओ, कहीं पर 2% टैक्स है, कहीं पर 5%। बस अपने यहां पर लुटेरे 30% टैक्स, 18% जीएसटी, लुटो, दबा के लुटो, 48% लुटो। ठीक है, खुली आंखें, कुछ आंखें खुली, ठीक है, नेत्र नयन चक्षु खुले कुछ, ठीक है। तो ये चीज हमारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसके अंदर का डिफरेंस भाई, ठीक है। ओके, तो ये चीजें आज आप लोगों को बतानी थी। बाकी भाई ये क्लास की वीडियो, पीडीएफ एंड रिटन नोट्स आपको बैच के अंदर मिल जाएंगे। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करना है। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो सीईटी ग्रुप डी का कोई कोर्स लेना चाहता है, कोई सीईटी मेंस का, रेलवे ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कोई सा भी कोर्स लेना चाहो तो आप ले सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी विद एंड रिटन नोट्स। ये सारे आपको एंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी इसका जो पोर्शन बच गया वो हम लोग कल करने का काम करेंगे, ठीक है भाई। ओके भाई, सर खुल गई आंखें तो तभी बोलता हूं भाई किसी दिन मेहनत करके पैसे कमाने शुरू करोगे ना, उस दिन देखना, उस दिन ऐसे गोज कटेगी ना, कचर 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 कचर। अभी तो जैसे तुम एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब करोगे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर तुम्हारी कमाई जोर मार के साल की 7 से 8 लाख रुपए होगी, उसके ऊपर कोई खास टैक्स नहीं लगता, वही 2-3% लगता है, तुम्हारा काम चल जाएगा भाई। 10-15 हज़ार टैक्स भरा, छूट गए, ठीक है। लेकिन जिस दिन उसमें फंसोगे ना तकड़े, उसमें मान लिया अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दिया करोड़ों के अंदर, तब आओगे इस सिस्टम की रडार में, ठीक है। आधी कमाई तो टैक्स में जाएगी। ओके भाई। सर अकॉर्डिंग टू यू विच गवर्नमेंट इज गुड फॉर इंडिया? कोई सी अच्छी नहीं है भाई। जब तक अपने जैसे युवा जो आपकी उम्र के हैं
या थोड़े और ठीक हैं, ये सत्ता के अंदर नहीं जाएंगे ना तब तक ये जो बूढ़े बैठे ना पहला की उम्र आ गई, इनका कोई ज्ञान को नहीं, वो देश का मट्ठा गोल करके जाओगे। ठीक है, चीज़ों के अंदर बहुत बदलाव की जरूरत है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ओके भाई। के है दारू पे सबसे घना टैक्स है प्रेमी। अच्छा मन दुआ ना मना तो ज्ञान ने कौन था, दारू पर जीएसटी लगा, किताबा न खोल के देखिए, इंटरनेट पर चेक कर प्रेमी, दारू पर जीएसटी है के एक बार चेक तो कर ले, लगता है चेक करिए एक बार। इनकम टैक्स तो देवेंगे दारू वाले, तो बेरा ही है, कमाई कर रहे हैं। इनकम टैक्स तो सारे जने देवे भाई, इनकम टैक्स तो तू 30 लाख तक कमाई के ऊपर करा, चाहे मैं कमांदा हो, चाहे तू कमांदा हो, चाहे कोई भी कमांदा हो, वो तो 30% लगना है। दारू वाले ने जीएसटी तो कौन देना पड़ता, उड़ता ही 18% हिस्सा तो बचा है, 18 लाख रुपये तो बचा है 1 करोड़ में। इतनी तो बुद्धि लगा ले, अनपढ़ वाली बात ना करे अगर प्रेमी। नेट पर चेक करिए, गूगल पे, दारू पे जीएसटी है को नहीं, फिर आइए कमेंट करना प्रेमी।